कम बैक। ये भी भारी डिमांड पे ये चैप्टर हमने उठाया है आप लोगों के, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये हिस्सा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क आपको मालूम होगा, जब आप इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं तभी पता चल जाता है, लेकिन रेपो रेट वाली बात सुन के मुझे लग रहा है मैक्रो और माइक्रो में भी फ़र्क आपको नहीं मालूम होगा। तो सीधी सी बात है, प्रीसा आईएएस के साथ जुड़िए और इन सब चीज़ों पे अपना अद्यतन ज्ञान और परीक्षोपयोगी चीज़ों को समझिए और स्कोर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। जैसा कि हमने आपको पीछे एक उदाहरण दे के बताया कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं बिना संपूर्ण पढ़ाई या बिना संपूर्ण सिलेबस को कवर किए भी लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से पढ़ाई करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई बड़ा फर्क नहीं है। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, अब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जो अर्थशास्त्र छोटे स्तर पे ही अनुप्रयोग अप्लाई किया जाए वो हो गया माइक्रो, और जो बड़े लेवल पे जिसका प्रयोग किया जाए वो हो गया मैक्रो, बृहद। माइक्रो सूक्ष्म। तो अब बड़े और छोटे स्तर पे क्या हो सकता है इकोनॉमिक्स का? तो छोटे स्तर का मतलब है माइक्रो का कि जिस अर्थशास्त्र का संबंध और उसका अनुप्रयोग व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा या किसी निगम द्वारा या किसी संगठन द्वारा किया जाता है, उसको माइक्रो बोलते हैं। जो देश के बड़े पैमाने पे पूरे लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के संदर्भ में जिसका प्रयोग किया जाए वो हो गया बृहद, मैक्रो। सीधी सी बात है। दोनों में डिमांड एंड सप्लाई और ये फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट शब्दों का जाल है। पर्पस दोनों में डिमांड एंड सप्लाई को ही बुनियाद मान करके आगे की संरचना, आगे का फाउंडेशन के ऊपर महल जो है, सुपर स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, व्यक्ति या संगठन के आधार पे जिसका प्रयोग किया जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो जो बृहद हो। अब माइक्रो में इन्फ्लेशन ये सब चीज़ें जो है थोड़ा बच जाता है, तो उसको अपनी डिमांड सप्लाई और अपने कोचिंग जैसे चल रहा है उसके अपने घर से ही मतलब है, कितने एडमिशन हुए, कितने पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, वो हो गया माइक्रो। कोई कंपनी है उसके बारे में भी अगर इस टाइप का स्टडी है तो माइक्रो हो गया। तो इतना सा फर्क है, बहुत कोई और ज़्यादा फर्क नहीं है। थीम दोनों का सेम ही है, बस साइज का फर्क है, और बेसिक एलिमेंट्स दोनों में, बेसिक ट्रेड्स जो है डिमांड एंड सप्लाई ही है बस। बाकी जाल में मत फंसिएगा, ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो फिर बता नहीं पाइएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या है, ये माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? ये मैक्रो में आएगा, बृहद है ना। आपके घर का ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स थोड़ा ना है। आप अपने घर के ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स तो अपने खर्चे वर्चे में, एक्सपेंडिचर में डाल के ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए कोई आप बृहद स्तर पे, मैक्रो लेवल पे प्लानिंग नहीं करते। तो सरकार करती है ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। तो सरकार कैसे करती है ये जानना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको मालूम है कि इट इज़ ए डिराइव्ड डिमांड। क्या होता है ये डिराइव्ड? डिराइव्ड डिमांड का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी मांग जो किसी अन्य वस्तुओं या सेवाओं के पैदा होने के बाद पैदा होती है। क्लियर है? एक ऐसी डिमांड जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के पैदा होने के बाद पैदा होती है। अगर वो चीज़ पहले प्राइमरीली न पैदा हो तो क्या होगा? ये डिराइव डिमांड पैदा ही नहीं होगी। ये तभी पैदा होगी जब पहले वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो। अगर वो चीज़ नहीं है प्राइमरी तो ये डिराइव डिमांड पैदा ही नहीं होगी। इसको पेरिफेरल डिमांड भी लोग कह देते हैं। तो डिराइव्ड डिमांड का मतलब आप समझ गए कि जो प्राथमिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाद उनके चेन में, उनकी श्रृंखला में जो डिमांड पैदा होती है उसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट इज ए डिराइव्ड डिमांड बिकॉज इट क्रिएट्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स।
तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है, इकोनॉमिक्स क्या है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मांग और पूर्ति की श्रृंखला को, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र है, सीधी सी बात है। तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या हुआ कि इस डिराइव्ड डिमांड को किस तरीके से अर्थ यानी मुद्रा यानी पैसा, इसके संदर्भ में यूज किया जाए। तो परिवहन के संदर्भ में पैसे का किस तरीके से प्रयोग किया जाए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। यहाँ तक तो बुनियादी बात खत्म हो गई। अब इसमें जो बात छुपी हुई है वो टेक्निकल है, जहाँ मैं अब लेके आता हूँ। ये तो समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए रेल, रोड, बिजली, रेल, रोड, वाटर, एयर, ये सब जो मोड होता है ट्रांसपोर्ट का, उसमें अर्थशास्त्र के रूप में मुद्रा या अर्थ का निवेश करना, जिससे ट्रांसपोर्ट की स्थिति, डिमांड जो है सुधरे, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और इस चीज़ का जो अध्ययन करता है उसको ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स कोई बहुत बड़ा चीज़ नया है नहीं है। ये पहले इसको ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कहते थे और वो सिविल इंजीनियरिंग का सेगमेंट होता था। बाद में ये अलग हो गया, पिछले बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 50 साल पुराना होगा, 50-60 साल दुनिया में। तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स करता क्या है, कैसे करता है, इसका मेन रोल क्या है। अभी तक तो समझ में आ गया कि भाई इकोनॉमिक्स, मुद्रा चाहिए जो ट्रांसपोर्ट में लगे। तो वो करता कैसे है कि जो भी अर्थ या मुद्रा है, पैसा है, जो हम बता रहे थे इकोनॉमिक्स जो है, अर्थ, मुद्रा, धन, इनका एलोकेशन किसका, पैसे का, अर्थ का, मुद्रा का एलोकेशन यानी आवंटन, एलोकेशन ऑफ आवंटन किसका, इस धन का। ये धन क्या है, संसाधन है, संसाधन ही तो है, ये रिसोर्सेज है। तो इस संसाधन रूपी अर्थ, मुद्रा या धन का आवंटन युक्ति युक्त रेशनल तरीके से करना परिवहन के क्षेत्र में, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। समझ गए। तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बस ये दो शब्द याद रखिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन। तो संसाधनों का आवंटन कैसे होगा, कहाँ होगा, इसकी पढ़ाई, इसका स्टडी ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स करता है। तो अब आप आ गए संसाधनों का, संसाधनों, ये शब्द रट लीजिएगा, का आवंटन। इतना कह दीजिएगा, इंटरव्यू में 100% नंबर देगा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एलोकेशन। ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है ना, दिक्कत ये है। एलोकेशन ऑफ, हमारे पढ़ाए हुए इसीलिए ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं 80%, क्योंकि ऐसे पढ़ा देते हैं कि जीवन में भूलेगा नहीं। इंटरव्यू में रेपो रेट वो जरूर बता के आएगा। रिपर्चेजिंग ऑर्डर, रेपो रेट बताइए। इंटरव्यू तक पहुंच गया बंदा, रेपो रेट नहीं मालूम है, बिल्कुल हमारा ही चला रहा होगा कभी। जैसे हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा डीप में मत जाइए, सॉरी, ज़्यादा वाइड में मत जाइए, डीप में जाइए। समुद्र को पूरा मत बॉयल करिए, उसके 2 बाल्टी पानी निकाल के उसको बॉयल कर लीजिए। तो संसाधनों का आवंटन, एसपी साहब समझ रहे हैं, गुड गुड। संसाधनों का आवंटन जो है ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स अध्ययन करता। अब आइए आगे, ये संसाधन तो हो गया, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में अर्थ जो बताए, हम धन बताए, इसके अलावा मैं आदमी, श्रम भी चाहिए और मशीन भी चाहिए, यानी जो MQ कहते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, M3 चाहिए ना।
अब जो है इन संसाधनों का आवंटन कैसे होगा ये जानना जरूरी है। कैसे होगा? तो अब आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट का कोई एक सेक्टर है? ये सब तो आपने रट लिया कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे बढ़िए। तो अब उस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र जो है व्यापक है। व्यापक में क्या है? रेल है ट्रांसपोर्ट का एक क्षेत्र, सड़क है कि नहीं, फिर वायु है, जल है, इतने तो अभी है ना। तो अब कहेगा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट कि मैं बताऊंगा कि कहाँ इसका आवंटन होगा धन का, किस क्षेत्र में। वो कहेगा कि रेल जरूरी है, कि सड़क जरूरी है पहले, कि वायु जरूरी है, कि जल जरूरी है। इसमें से वो जो है इन प्रायोरिटीज को, प्राथमिकताओं को तय करेगा। नमस्कार, आइए। तय करेगा कि किस सेक्टर में हमको जाना है। अब देखिए कितना डीप जा रहा है, आगे चलते रहिए, पूरा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। तो फिर वो तय करेगा कि किस मोड पे जाना है, रेल, सड़क, वायु या जल। तो वो किस बेसिस पे तय करेगा? सीधा सीधा जो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है, डिमांड। डिमांड कहाँ पे है? पता चला डिमांड रेलवे लाइन बनाने की है ही नहीं वहां पे, और आप बना दिए। इस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेके तमाम रेल लाइनें देश में बनी। रोड 4 लेन की जरूरत नहीं है, 2 लेन बहुत है। 6 लेन की जरूरत नहीं है, 4 लेन की जरूरत है। पॉलिटिकल माइलेज या किसी के इन्फ्लुएंस बन गया। तो डिमांड कहाँ पे है, वो इसका असेसमेंट करता है, इस सेक्टर में डिमांड है। सपोज उसने एनालिसिस, रिसर्च करके, पेपर देख करके, स्टडी करके बताया, किसी भी एक को मान लेते हैं, रेल को मान लीजिए कि डिमांड जो है रेल में है। वो तय करेगा कि पैसा कहाँ लगेगा, क्योंकि रेल में डिमांड है, ओवर सेचुरेटेड है। अब रेल में कह देने से बात नहीं बनेगी। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स यही नहीं रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। फिर कहता है कि रेल में कहाँ पे डिमांड है, तो वो सेक्टर देखेगा। तो देखेगा कि ओवर सेचुरेटेड जो है, इलाहाबाद से दिल्ली की लाइनें बहुत सेचुरेटेड है। तो सपोज यहाँ वो आ गया कि भाई इलाहाबाद दिल्ली के रूट पे डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पैसा लगाना है। अब जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर इसके बाद माइक्रो में घुसेगा कि रेलवे लाइन बना दी जाए, रेल लाइन का नया निर्माण किया जाए, चौथी 5वीं लाइन, पहला। या सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाए जिससे कैपेसिटी बढ़ जाए। तीसरा कि उस सेक्शन में चलने वाली गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दी जाए, गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दी जाए। आगे कहेगा कि इसमें कुछ परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, इसको दूर किया जाए। तो फिर इसमें घुसेगा वो, और इसमें घुसने के बाद सपोज उसने कहा कि सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार करने से ये कंजेशन खत्म हो जाएगा। तो कोई एक को स्टडी का वो विषय बनाएगा, फिर मान लीजिए इसको बनाया। ये सब रिसर्च बेसिस पे वो काम होता है। तो सिग्नलिंग में जब आएगा तब सिग्नलिंग की बात करेगा कि इसमें क्या किया जाए, सिग्नलिंग का टोटल सिस्टम चेंज कर दिया जाए, या उसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज किया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी ला करके। कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो सपोज यहाँ सिग्नलिंग में जैसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कर दें, या एब्सोल्यूट चल रहा है वो रहने दें, तो ये इस पे पहुँचेगा और इसको कहेगा कि आप इसको ठीक करिए, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कर दीजिए ताकि गाड़ी फास्ट चले और डिमांड जो है रिड्यूस हो जाए, क्योंकि फास्ट चलने से कैपेसिटी जो है आपके पास ज़्यादा यूज होने लगेगी, फटाफट गाड़ी चलेगी ना। 2 मिनट बाद तीसरी गाड़ी, फिर 2 मिनट बाद चौथी गाड़ी, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में। अदरवाइज जो पूरा एक स्टेशन से बी स्टेशन पे पहुंचेगी तब दूसरी जाएगी, ये आपको बचपन से हम लोग को पता है। तो ये चीज़ जो है वो तय करके बताएगा सरकार को कि यहाँ पे इस सेक्टर में, इस लोकेशन पे, इस
फील्ड में इसकी ज़रूरत है। तो अब आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स पढ़ना या ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी खास तौर से परिवहन के क्षेत्रों में क्यों है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, यातायात अर्थशास्त्र, परिवहन अर्थशास्त्र देश की परिवहन समस्याओं को दूर करने के लिए एक सशक्त अध्ययन केंद्र है, विषय वस्तु है, कुछ भी दे देता है। तो ये है ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स कि आप पैसे का, रिसोर्सेज का, मैन मटेरियल मशीन का रेशनल तरीके से, युक्ति युक्त ढंग से कैसे कहाँ यूज करेंगे उसका स्टडी ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स करता है। और वो नीति बनाने वाले को सजेस्ट करता है कि डिमांड के हिसाब से संसाधनों को लगा करके वहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट किया जाए। तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको पता चल गया। और ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स परिवहन के किसी भी मोड को युक्ति युक्त बनाने के लिए किस तरीके से अपना योगदान देता है, ये क्वेश्चन आपको बन गया और ये आप समझ गए। आगे बढ़ें, इसको यहीं पे रोकते हैं और आगे आपसे 2-4 मिनट बाद फिर से मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, आते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। और प्ले स्टोर पे जाएं और प्रीसा IAS ऐप डाउनलोड करें। पेड अनपेड जो है कोर्सेज को एंजॉय करिए। और BPSC का एग्ज़ाम सिर पे है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल, लाभदायक होगा। ये सब हमारा बताया हुआ टिप्स, बताया हुआ मटेरियल वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच।